ऑप्टिक्स के 14th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट 13 लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। कुछ लोग कमेंट किए थे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के लिए, तो हम लोग जब इसका लाइव सेशन शुरू होगा तो उसमें हम सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखेंगे और वहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फिनोमेनन है लाइट का, जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका चलने का जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। तो ये जो डायरेक्शन जो बदल जाता है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट में हम लोग जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े थे उसमें देखे थे कि जब भी लाइट किसी सरफेस से, और सरफेस के रूप में मान लेते हैं मिरर, तो इसमें अगर ऐसे गया, ये लाइट रे ऐसे गया और यहाँ से टकराया और टकराकर ऐसे आ गया, इसका मतलब कि जिस मीडियम में लाइट जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसको हम मान लें मीडियम 1 और मीडियम 2, और ये अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो लाइट इस मीडियम में मीडियम 1 से मीडियम 2 क्यों जा रहा था और रिटर्न हो गया मीडियम 1 में, तब ये बोलेंगे कि यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, चूँकि लाइट जिस मीडियम में जा रहा था उसी मीडियम में रिटर्न हो गया। तो इस तरह का घटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन ये है कि व्हेन द लाइट रे गोज, जब कोई लाइट रे जाता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से अनदर दूसरे मीडियम में, देन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज, तब लाइट का जो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हम दो मीडियम ले लिए, ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम वाटर है। तो मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, लाइट का रे है, इधर ऐसे आया, इधर कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से रे ऐसे चला है। अब यहाँ पास जैसे ही पॉइंट यहाँ पास आया, यहाँ इसके ऊपर है इसके नीचे दोनों मीडियम अलग अलग हो गया। तो ये जो लेयर होता है जिसके ऊपर और नीचे मीडियम अलग अलग होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो इस जगह पर लाइट क्या होगा कि लाइट एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम वाटर में जाएगा। लेकिन जब लाइट मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ना जाकर इस तरह से वो मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है। तो लाइट का ओरिजिनल चलने का डायरेक्शन ऐसे था लेकिन इस तरह से जा रहा है, तो लाइट का जो चलने का डायरेक्शन बदल गया और इसी घटना को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका चलने का डायरेक्शन बदल जाता है और इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो लेयर है जो दो मीडियम को अलग करेगा उसको बोलेंगे इंटरफेस। इसी तरह से मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट वाटर सरफेस के अंदर है और यहाँ से रे निकल रहा है इस तरह से, और इस जगह पर लाइट आया, और इस जगह पर लाइट आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पास लाइट के चलने का डायरेक्शन इस तरह से था, लेकिन यहाँ इसके बाद मीडियम वाटर से एयर में जा रहा है तो इस तरह से ऐसे चला जाता है, इस तरह से। मैंने फिर से यहाँ से देखेंगे तो लाइट के चलने का जो डायरेक्शन जो है वो बदल गया। तो ये घटना जो कहलाता है वो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट जो होता है वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है, लेकिन डायरेक्शन तभी बदलता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। और फिर से जिस लेयर पर या जिस प्लेन पर दो मीडियम अलग अलग हो जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचर में। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुने होंगे कि जैसे एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसमें यदि हम लोग पेंसिल रखते हैं थोड़ा पब्लिक टेढ़ा करके, तो उसमें क्या देखेंगे कि ये मान लीजिए इस तरह से है, और इसमें वाटर से भरा हुआ है, और इसमें यदि पेंसिल इस तरह से रखा गया है, ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सीधा रखा गया है, इस तरह से अंदर ऐसे है, लेकिन जो उसमें देखने पर लगेगा कि इस तरह से बेंड हुआ है ऐसे, तो बेंड वो मुड़ा हुआ दिखता है। तो ग्लास में पानी है, उसमें अगर पेंसिल रखे हैं तो हमें
पेंसिल मुड़ा हुआ इंटरफेस पर रखता है, ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी एग्जांपल है कि अगर किसी टंकी में पानी भरा हुआ है तो उसका जितना रियल में गहराई होगा वो आप देखिए कि गहराई उसका कम लगता है कि वो कम गहरा है। जैसे मान लीजिए कि इसी गिलास में अगर यहाँ पास कोई क्वाइन है, सिक्का है, और इसको ऊपर से देखिएगा तो ये लगेगा कि सिक्का जो है हल्का सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, जबकि रियल में वहाँ पास अगर हाथ आप रखिएगा तो वहाँ पर सिक्का नहीं होता, उसके और अंदर जाना पड़ता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से सिक्का जो होता है थोड़ा ऊपर दिखता है, गहराई कम लगता है, और ये पेंसिल मुड़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा जो स्काई में जो स्टार्स होते हैं, जितने तारे वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते रहते हैं, ये भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे नेचर में बहुत सारे रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में रिफ्रैक्शन की बहुत सारी घटना घटती है, और उसी के बारे में हम लोग ये डिफिनीसन लिखे हैं कि लाइट का जब चलने का डायरेक्शन बदल जाता है तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट का जो डायरेक्शन जो चेंज हो गया वो आखिर चेंज क्यों हुआ। तो चेंज होने का कारण ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि लाइट का स्पीड एयर में कुछ और था और वाटर में चला गया तो कुछ अलग हो गया। तो स्पीड दोनों मीडियम में लाइट का चूँकि अलग अलग है, इसलिए लाइट का जो चलने का डायरेक्शन वो चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो चेंज होगा उसका जो मेन कारण है वो ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज changed due to change in speed of light in two mediums, या फिर इसको मीडिया भी लिख सकते हैं ऐसे, मीडियम्स और मीडियम। तो दो मीडियम में लाइट का स्पीड जो होता है वो चेंज हो जाता है, और चेंज हो गया तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर स्पीड बदल गया। अब स्पीड, चूँकि लाइट जान रहे हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो c = न्यू लैम्डा, इस तरह से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब चूँकि लाइट का स्पीड एयर में c है और वाटर में इसका डायरेक्शन बदल गया, इसका मतलब c से कुछ अलग हो गया। तो स्पीड यदि बदल गया, लाइट का स्पीड अगर बदल गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इधर वाला भी टर्म कोई बदलना चाहिए। अगर c चेंज हो गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी चेंज होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि रियल में कि लाइट का स्पीड मीडियम चेंज होने पर स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज हो गया, इसका मतलब दोनों में से कम एगो टर्म चेंज होना चाहिए, या तो दोनों। तो इसमें जो रियल में जो चेंज होता है वो चेंज होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वो भी चेंज हो जाता है। बट ये जो फ्रीक्वेंसी है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट, जबकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट
में 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी जो था पहले से वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो चूँकि वेवलेंथ चेंज हो गया इसलिए स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा, जबकि दोनों मीडियम में लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सा टर्म है जो नहीं बदलता है। तो नहीं बदलने वाला में कौन है शामिल, तो फ्रीक्वेंसी। और कौन बदलता है तो लाइट का स्पीड बदल जाएगा और वेवलेंथ बदल जाएगा और डायरेक्शन तो बदल जाएगा। तो इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखिए कि स्पीड बदलता है और वेवलेंथ भी बदलता है, फ्रीक्वेंसी वही रहता है। इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स हैं उसको हम लोग अभी समझते हैं। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। सिंबल इसका म्यू होता है। ये टर्म हमें समझना पड़ेगा। कभी कभी इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जनरली म्यू होता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब जाके हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called absolute refractive index. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called absolute refractive index. मतलब कि लाइट का स्पीड लेना है वैक्यूम में, निर्वात में, और एक और लाइट का स्पीड लेना है किसी मीडियम में, और फिर उन दोनों का लेना है रेशियो। तो दो स्पीड ऑफ लाइट लेना है, एक वैक्यूम में और एक लाइट स्पीड लेना है किसी मीडियम में, और उन दोनों का जो रेशियो लेंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू या फिर एन। म्यू या फिर एन होता है सिंबल, और इसका फार्मूला लिखेंगे। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in a medium. Speed of light in vacuum divided by speed of light in a medium, इसका सिंबल म्यू। और लाइट का जो स्पीड होगा वैक्यूम में उसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से, और किसी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उसको डिनोट करेंगे भी से। तो ये म्यू इज इक्वल टू फार्मूला आ गया सी बाई बी, वे सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड बी इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो यह ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, दो स्पीड का रेशियो है,
इसलिए इसका न तो कोई यूनिट होगा और न तो कोई डायमेंशन होगा, डेट इज इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सो जो अभी टर्म हम बोले तो वही अभी लिखे हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, जो कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी हम लोग लिखे थे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड है, मतलब दोनों का यूनिट लिखेंगे ऊपर तो मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में और मीडियम में, तो कैंसिल हो जाएगा तो यूनिटलेस हो जाएगा। डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डेट इज LT-1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखेंगे तो वो भी LT-1, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डेट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न तो कोई यूनिट होता है और न तो डायमेंशन होता है, डेट इज इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे मीडियम का निकाला गया है, तो कुछ मीडियम्स का है जो कि बहुत सारे मीडियम होते हैं, इसमें से कुछ मीडियम का हमें याद रखना है उसका वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज पड़ेगा, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन भी रहता है, लेकिन उसको हम याद कर लेंगे। तो वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1, एयर का होता है 1.003, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख लिया जाता है 1, वाटर का होता है 4/3, तो 4/3 इसको अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसके बाद दशमलव हो जाएगा तो 1.33, तो यह आ जाएगा 1.33, ये आ जाएगा वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रैक्शन में 4/3 और इस तरह से डिवाइड करने के बाद 1.33 आता जाएगा। ग्लास का 3/2 है, जिसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा, और डायमंड का 2.42। इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह बढ़ते जा रहा है, इधर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हाई, वो होता है डायमंड का 2.42। अब इसका मीनिंग क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का या किसी भी मटेरियल का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उससे क्या पता चलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी चूँकि कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सो यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू इंटू वी इज इक्वल टू सी एंड सी इज कांस्टेंट। सो स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई सी, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ, सॉरी यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक हो गया है, म्यू v इज इक्वल टू सी, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय म्यू, या v इज इक्वल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ऐसे। तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम का है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज़्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। तो यदि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो जाएगा। अगर इन दोनों मीडियम में कंपेयर करें कि वाटर और ग्लास में किस में लाइट का स्पीड ज़्यादा और किस में लाइट का स्पीड कम, तो डायरेक्ट हम उसके म्यू के आधार पर बोल सकते हैं। तो चूंकि ग्लास में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का 1.33 है, चूंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब वाटर और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा, तो वाटर में ज़्यादा होगा और ग्लास में क्या होगा, कम होगा। उस तरह से एयर और वाटर में कंपेयर करें तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? तो एयर का है। और ज़्यादा किसका है? तो वाटर का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर आप बोल सकते हैं कि स्पीड उसमें कम होगा या ज़्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। इस तरह से है, तो इसको आप समझ लिए होंगे। अब इस पर हमें क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 1.5, और हमें बताना है कि लाइट का स्पीड जो होगा वो ग्लास में कितना होगा, उसको फाइंड करना है। डेट इज यहाँ पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चूँकि ग्लास का दिया हुआ इसलिए जी लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 गिवन है। स्पीड निकालना है तो किस में? तो ग्लास में। तो वी जी इज इक्वल टू वाट, एंड सी तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चूँकि म्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, म्यू इज इक्वल टू C/V। इसको म्यू के जगह पर म्यू जी लिख रहे हैं, और ग्लास इज इक्वल टू C। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम होता है, और स्पीड चूँकि ग्लास के बारे में बात हो रहा है इसलिए V की जगह पर VG। तो इस तरह से इसको चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है VG, तो VG इज इक्वल टू आ जाएगा C/μ इंटू G, या VG मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is equal to C, and value of C is 3 × 10⁸, and value of refractive index of glass is 1.5। 1.5 में 3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। सो यहाँ पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यह आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट हम लोग ग्लास में निकाल लिए, जो कि आए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इस फार्मूला के हेल्प से हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पास इस फार्मूला में को ध्यान से देखिएगा, तो इस फार्मूला में 3 टर्म रिलेटेड है, एक म्यू, एक सी और एक भी। सी तो वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये बच गया भी। तो म्यू और भी ये दोनों अननोन हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर भी गिवन है तो म्यू निकालने के लिए बोले जाएगा, अगर म्यू गिवन है तो भी निकालने के लिए गिवन रहेगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस पर आधारित हो तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला के हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस क्लास के लिए आप बढ़िया से इसको सब अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, हर एक टर्म को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीसन, इसका फार्मूला। बाकी इसका जो अगला टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।